हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में हम लोग सप्लाई अंडर जीएसटी पर चर्चा कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने अब तक मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई पर चर्चा की। इसके अलावा हमने देखा ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ कंसिडरेशन, मतलब प्रतिफल के बदले में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति। इसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सेवा का आयात। इसके अलावा हमने चर्चा की शेड्यूल 1 पर। शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज को बतलाया गया है जो कि विदाउट कंसिडरेशन होने पर भी उसको टैक्सेबल सप्लाई माना गया है। इसके अलावा हमने शेड्यूल 2 पर चर्चा की। शेड्यूल 2 में बताया गया है कि भाई कोई पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन किया। आज भी हम एक दो प्रैक्टिकल देखेंगे और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 जिसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, एक्टिविटीज है जिसको न तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है और न ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर सुनील, डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हैज क्लोज्ड डाउन हिज बिजनेस ऑन 10th December 2017, but he was left with following closing stocks. मिस्टर सुनील जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का व्यापारी है, वह 10 दिसंबर 2017 को अपने व्यापार को बंद कर रहा है, लेकिन निम्नलिखित अंतिम स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है। पहला है 150 एयर कंडीशनर्स एट द रेट ऑफ ₹25,000 ईच। 150 एयर कंडीशनर है 25,000 रुपए प्रति एयर कंडीशनर की दर से। दूसरा है 200 वॉशिंग मशीन एट द रेट ऑफ ₹15,000 ईच। 200 वॉशिंग मशीन 15,000 रुपए प्रति वॉशिंग मशीन की दर से। तीसरा 120 कूलर एट द रेट ऑफ ₹8,000 ईच। 120 कूलर 8,000 रुपए प्रति कूलर की दर से। डिटरमाइन वेदर द एबव आइटम्स आर सब्जेक्ट टू जीएसटी इफ मिस्टर सुनील क्लोज्ड डाउन हिज बिजनेस। अगर श्री सुनील ने अपना कारोबार बंद कर दिया तो यह निर्धारित करें कि उपरोक्त आइटम जीएसटी के अधीन हैं या नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है कि मिस्टर सुनील इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का एक व्यापारी है। वो अपना बिजनेस 10 दिसंबर 2017 को बंद कर रहा है, लेकिन बंद करने के दिन उसके क्लोजिंग स्टॉक में ये चीज बचा हुआ है। आपको बताना है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है ये जीएसटी के दायरे में आएगा या नहीं। इस पर मैंने जो रूल आपको बताया है वो रूल एक बार आप रिमाइंड कर लें। शेड्यूल 2 में यह बतलाया गया था वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन एनी गुड्स forming part of the assets of any business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person unless
the business is transferred as a going concern to another person, or the business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person. It is to be treated as supply of goods. अगर एक व्यक्ति करदाता नहीं रहता तो जितना भी माल उसके करदाता व्यक्ति नहीं रहने से पहले बिजनेस का था, तो उसे यह मान लिया जाएगा कि उसने यह माल कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए बेच दिया है। हालांकि नीचे बताए गए दो मामलों में ऐसे ट्रांसफर को गुड्स की सप्लाई नहीं माना जाएगा यदि व्यवसाय को किसी अन्य व्यक्ति को एक चालू अवस्था में गोइंग कंसर्न के तौर पर ट्रांसफर किया जाता है या व्यवसाय एक व्यक्तिगत प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है जो कि उस व्यवसाय के लिए एक कर योग्य व्यक्ति कहलाएगा। अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, when running business is transferred to another person or personal representative, it shall not amount to supply of goods. मतलब जब व्यवसाय चालू अवस्था में किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तिगत प्रतिनिधि को हस्तांतरित किया जाता है तो इसे माल की आपूर्ति नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल भी था कि यहां पर मिस्टर अंकित हैज शट डाउन हिज बिजनेस ड्यू टू हिज माइग्रेशन टू कैनेडा, बट ही वॉज लेफ्ट विथ सम क्लोजिंग स्टॉक्स एंड कैपिटल गुड्स फॉर्मिंग part of the assets of the business carried on by him. In this case, such goods shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person. उदाहरण बोल रहा है, कनाडा से प्रवासन के कारण, मतलब कनाडा से माइग्रेशन के कारण मिस्टर अंकित ने अपना कारोबार बंद कर दिया है, लेकिन भारत में उनके द्वारा किए गए व्यवसाय की संपत्तियों का हिस्सा जैसे कि स्टॉक और कैपिटल गुड्स अब भी बचा रह गया है जिसको अभी तक बेचा नहीं गया है। इस मामले में यह माना जाता है कि कर योग्य व्यक्ति नहीं रहने से पहले व्यवसाय का कोई भी माल जो उसकी संपत्ति का हिस्सा है उसको कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए बेच दिया गया है। सॉल्यूशन में लिखा है, एज पर शेड्यूल 2 these goods shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person. अगर एक व्यक्ति करदाता नहीं रहता तो जितना भी माल उसके करदाता व्यक्ति नहीं रहने से पहले व्यवसाय का था तो उसे यह मान लिया जाएगा कि उसने यह माल कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए सप्लाई किया है। However, in the following two cases, such transfer shall not be deemed to be treated as supply of goods if, हालांकि नीचे बताए गए दो मामलों में ऐसे ट्रांसफर को गुड्स की सप्लाई के रूप में नहीं माना जाएगा यदि, पहला है इसमें, the business is transferred as a going concern to another person, और दूसरा है the business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person. With reference to the above law, goods
shall be deemed to be supplied by Mr. Sunil in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person, and he shall be liable to pay GST. व्यवसाय को किसी अन्य व्यक्ति को चालू अवस्था के रूप में हस्तांतरित अगर किया जाता है तो उसे माल की आपूर्ति नहीं माना जाता है, या यदि व्यवसाय एक व्यक्तिगत प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है जो कि उस व्यवसाय के लिए कर योग्य व्यक्ति कहलाएगा, तो भी उसे माल की आपूर्ति नहीं माना जाता है। कहने का मतलब है कि जब व्यवसाय चालू अवस्था में किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तिगत प्रतिनिधि को ट्रांसफर किया जाता है, मतलब गोइंग कंसर्न के तौर पर जब बिजनेस को किसी अदर पर्सन को या किसी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर किया जाता है, तो इसे गुड्स की सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो अगर ये जो शेड्यूल 2 का पूरा प्रोविजन हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में यह माना जाएगा कि श्री सुनील ने टैक्सेबल पर्सन नहीं रहने से पहले क्लोजिंग स्टॉक, जो कि उसके बिजनेस के एसेट्स का हिस्सा है, उसको इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बेच दिया है तथा वह जीएसटी देने के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब हमारा प्रश्न जो था कि मिस्टर सुनील जो कि अपने बिजनेस को परमानेंटली क्लोज कर रहा है, उसके बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक में जो सर्टेन आइटम्स है वो जीएसटी के तहत आएगा या नहीं आएगा। जवाब इसका ये है कि अगर बिजनेस को गोइंग कंसर्न के तौर पर, मतलब चालू अवस्था में अगर किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर किया जाता है, तो इस तरह की सप्लाई को सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाता। लेकिन अगर कोई टैक्सेबल पर्सन अपने बिजनेस को हमेशा के लिए बंद कर रहा है इसी कारण से अब वो टैक्सेबल नहीं रहा, तो उसके टैक्सेबल नहीं रहने से पहले बिजनेस का जो भी अनसोल्ड यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है उसके बारे में यह मान लिया जाएगा कि वो जो पर्सन है जो कि अब टैक्सेबल नहीं रह गया है, वो उसको अपने बिजनेस के कोर्स में, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लाई किया है और जीएसटी के लिए लायबल होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओमैक्स बिल्डर्स स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 200 फ्लैट्स इन हरियाणा। डिटरमाइन whether the following supply of flats shall be liable under GST or not। ओमैक्स बिल्डर्स ने हरियाणा में 200 फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू किया। यह निर्धारित करें कि फ्लैट की निम्नलिखित आपूर्ति जीएसटी के तहत उत्तरदायी होगी या नहीं। नंबर ऑफ फ्लैट्स, फ्लैटों की संख्या। कंसिडरेशन रिसीव्ड, प्रतिफल प्राप्त हुआ। डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने की तारीख। फर्स्ट ऑक्यूपेशन डेट, कब्जा देने की तारीख। नंबर ऑफ फ्लैट्स हमारा 100 है। पार्टली कंसिडरेशन रिसीव कर चुके हैं हम लोग टिल नवंबर 2017 एंड बैलेंस कंसिडरेशन आफ्टर नवंबर 2017। कंप्लीशन सर्टिफिकेट का डेट क्या है? 1 फरवरी 2018 और फर्स्ट ऑक्यूपेशन डेट, कब्जा देने की तारीख क्या है? 1 दिसंबर 2017। दूसरा जो है नंबर ऑफ फ्लैट्स है 30 फ्लैट है। फुल कंसिडरेशन रिसीव कर चुके हैं टिल नवंबर 2017। डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट है हमारा 1 फरवरी 2018 और फर्स्ट ऑक्यूपेशन डेट, कब्जा देने की तारीख है 1 दिसंबर 2017।
थर्ड जो है नंबर ऑफ फ्लैट्स आपका 20, फुल कंसिडरेशन रिसीव इसमें होगा आफ्टर नवंबर 2017, डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट है 1 फरवरी 2018, फर्स्ट ऑक्यूपेशन डेट सेम है, मतलब कि ये डेट दोनों में सेम है। अब क्वेश्चन में क्या है, जो 100 फ्लैट्स है इसमें नवंबर 2017 तक पार्टली कंसिडरेशन मतलब आंशिक प्रतिफल प्राप्त हो चुका है और बाकी जो बचा हुआ प्रतिफल है वो नवंबर 2017 के बाद मिला है। दूसरा जो था 30 फ्लैट वाला, इसमें क्या है, नवंबर 2017 तक पूरा कंसिडरेशन पूरा प्रतिफल मिल चुका है। और तीसरा वाला जो है 20 फ्लैट का, इसमें नवंबर 2017 के बाद में, यहां तक था, यहां बाद में पूरा कंसिडरेशन मिला है। तो अब जो हमारा शेड्यूल 2 है, अनुसूची 2 जो है, उसके अनुसार कॉम्प्लेक्स, भवन, सिविल संरचना, इसका जो निर्माण है उसको सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। लेकिन जहां पर पूरा कंसिडरेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त होने या फर्स्ट ऑक्यूपेशन डेट दोनों में से जो पहले हुआ हो प्राप्त हुआ है तो उसे सप्लाई के तौर पर नहीं माना जाएगा। तो यहां पर जो 100 फ्लैट्स है इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑक्यूपेशन डेट और डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट दोनों में पहले कौन है, दोनों में पहले का डेट है 1 दिसंबर 2017, जबकि यहां पर कंसिडरेशन का कुछ पैसा नवंबर 2017 तक मिल चुका है। मतलब ये जो है इसको हम लोग सप्लाई ऑफ क्या बोला जाए, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। 30 फ्लैट जो है इसमें भी पूरा कंसिडरेशन नवंबर 2017 तक, मतलब ये जो डेट है डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, फर्स्ट ऑक्यूपेशन डेट, दोनों में जो डेट पहले है, अगर दोनों में पहले का डेट ये है, अगर इस डेट से पहले कंसिडरेशन का पैसा मिल चुका है तो उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे, और अगर बाद में मिला तो सप्लाई नहीं मानेंगे। इन दोनों में क्या है कि ये जो दोनों डेट है, डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, फर्स्ट ऑक्यूपेशन डेट, दोनों डेट में जो पहले का डेट है यानी कि ये वाला डेट, इस डेट से पहले जो कंसिडरेशन मिला है उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद पैसा मिला है तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। देखिए जो 20 फ्लैट है इसमें पूरा कंसिडरेशन नवंबर 2017 के बाद मिलना है। डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन डेट दोनों में पहले का डेट ये वाला है, तो इस डेट के बाद मिलेगा। तो ये जो 100 फ्लैट बेचा जा रहा है और 30 फ्लैट जो बेचा जा रहा है ये जीएसटी के दायरे में आएगा, क्योंकि कंसिडरेशन चाहे वो पार्टली हो या फुल्ली हो, है ना, वो पहले मिल गया है। लेकिन जहां तक ये जो 20 फ्लैट्स हैं, 20 फ्लैटों की बिक्री का मामला है, ये जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर पूरा कंसिडरेशन जो है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन डेट के बाद मिला है। यहां लिखा भी है शेड्यूल 2 प्रोवाइडेड दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और ए पार्ट thereof, including a complex or building intended for sale to a buyer, wholly or partly, shall be treated as supply of service, and where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate or after its first occupation, whichever is earlier,
यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट का डेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन डेट दोनों में जो अर्लियर हो, अगर इसके बाद मिलता है कंसीडरेशन, shall not be treated neither supply of goods nor supply of service। ये बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स हो, बिल्डिंग हो, सिविल स्ट्रक्चर हो, है ना, इसका जो कंस्ट्रक्शन है इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। लेकिन अगर कंसिडरेशन का पूरा पैसा कंप्लीशन सर्टिफिकेट या डेट ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेशन दोनों में जो पहले पड़ता है उसके बाद अगर मिल रहा है तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। इसी कारण से देयरफॉर इन द एबव एग्जांपल सेल ऑफ 100 फ्लैट्स एंड 30 फ्लैट्स, ये दोनों शैल बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी बिकॉज कंसिडरेशन whether partial or full has already been received before obtaining completion certificate or after its first occupation, whichever is earlier, that is 1st December 2017. However, sale of 20 flats shall not covered under GST because entire consideration has been received after issuance of completion certificate or after its first occupation, whichever is earlier। क्लियर है? अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे उन एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस की जिनको कि ना तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाता है। ये दिया गया है आपका शेड्यूल 3 में, अनुसूची 3 में। थैंक यू।